नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं सरकारी जॉब पर। हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आपको मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिसमें उच्चारण स्थान और वर्णमाला कवर हो चुका है। आज नया टॉपिक शुरू होगा, शब्द विचार। आप लोग चैप्टर का नाम डालेंगे शब्द विचार या शब्दकोश के नाम से आपको ये चैप्टर मिलेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शब्द के भेद कितने हैं, शब्द होते क्या हैं, किस किस आधार पर शब्दों को बांटा गया है। चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पॉर्टेंट आपको रट्टा लगाना है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण, किन किन आधार पर शब्दों को किन किन भाग में बांटा गया है। इसमें आप तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये चैप्टर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपने डिक्शनरी में अपनी नहीं पढ़े हैं या शब्दकोश आपका इतना मजबूत नहीं हुआ, तो आप एक दिमाग लगा करके और फिर उस शब्दों को क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा शब्द सही होगा या कौन सा विकल्प गलत होगा। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। आपकी चैप्टर का नाम है शब्द विचार। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द होता क्या है, तो परिभाषा मैं बोले दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे कॉपी में। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जो वर्णों का सार्थक समूह या संयोजन जो होगा वो शब्द कहलाएगा। देखिए, केवल और केवल ये कह देने से कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, परिभाषा अधूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुछ वर्ड, जैसे ला, का प्लस आ, ये कुछ वर्ण लिखे हुए हैं आपके सामने। आपको पता होगा ला, का और आ ये वर्ण हैं। पिछले चैप्टर से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। अब अगर इनको हम जोड़ दें, समूह बना दें, तो ये शब्द बनेगा ये। और फिर इसको आप पढ़िए, ना तो सही से पढ़ पाएंगे और ना तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। तो ये वर्णों का समूह है लेकिन शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहीं पर इन्हीं वर्णों को घुमा करके हम लिख देते हैं का प्लस आ प्लस ला और प्लस आ, ये लिख दिया गया। तो इसको मिला के का और इन दोनों को मिला करके ला बन जाएगा और शब्द बनेगा कल, और इसका एक अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये शब्द है और ये शब्द की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा, वर्णों का समूह तो होता है लेकिन सार्थक समूह होगा। ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होगा वही शब्द कहलाएगा। तो ये हो गई आपकी शब्द की परिभाषा। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण क्या क्या है, ठीक, किस आधार पर शब्दों को बांटा गया है। तो पहला तो अगर हम देखें, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से वर्गीकरण मिलेगा, लेकिन जो मुझे सही लगता है, जो मेरे आधार पर सही है, मैं आपको वही वर्गीकरण बता रहा हूँ। शब्द को अगर हम डिवाइड करें तो सारे के सारे शब्द 2 भाग में विभाजित करे जा सकते हैं। एक तो सार्थक शब्द हो जाएंगे, सार्थक, और दूसरा वर्गीकरण जो होगा वो होगा निरर्थक। सार्थक शब्द होते क्या हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होगा वो क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। और ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं पानी वानी, पानी वानी। आपने पानी वानी पिया, पैसा वैसा है आपके पास, खाना वाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ऐसे हम रोजमर्रा की भाषा में ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर पानी का अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, पैसा का अर्थ है, वैसा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये वाला शब्द क्या होगा? सार्थक, और ये वाला क्या हो जाएगा? निरर्थक। या अभी जो मैंने आपको ये दे दिया, ये क्या है? निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। अब आप जितने भी वर्गीकरण पढ़ेंगे इसके बाद में सारे के सारे सार्थक के अंतर्गत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि निरर्थक तो कोई शब्द होता ही नहीं है। तो जितने भी वर्गीकरण आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत? सार्थक के अंतर्गत।
अब आपको विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण बताया जाएगा। वो आधार मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं। पहला जो आधार होगा वो होगा आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे आप उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे आप अर्थ के आधार पर। चौथा वर्गीकरण आपको पढ़ना है शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर। पांचवा वर्गीकरण आप पढ़ेंगे विकार के आधार पर, सॉरी विकार होना चाहिए यहां पे, विकार के आधार पर। ये इतने प्रकार के वर्गीकरण आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा। रचना मतलब किन किन शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, उत्पत्ति के आधार पर मतलब वो शब्द कहाँ से आया हुआ है, अर्थ के आधार पर मतलब कितने प्रकार से अर्थ निकल सकता है शब्दों का, शब्द शक्ति के आधार पर आप लोग ग्रामर में एक चैप्टर पढ़े होंगे मूड, मूड क्या होता है मतलब किस मूड में वर्ड को बोला गया है वो, उसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैं बोलता कुछ और हूँ लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे मैं किसी को पागल बोल दूँ तो मेरे पागल कहने से वो व्यक्ति पागल नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वही शब्द डॉक्टर यूज़ कर ले कि ये पागल है या ये मरीज या किसी पेशेंट को पागल बोल देता है तो वो एक्चुअल में पागल माना जाएगा। जैसे मैं अपने दोस्त को शेर बोल दूं तो वहाँ पर वो शेर नहीं है, वो बहादुर से सेंस लिया जाएगा। लेकिन अगर जंगल में जाकर के हम शेर बोलते हैं कि वह शेर है तब वो क्या माना जाएगा कि हाँ शेर के बारे में ही बोल रहे हैं। तो मूड पर डिपेंड करता है कि मैंने किस सेंस में उस वर्ड को बोला है, तो वो शब्द शक्ति होती है। विकार के आधार पर मतलब कितने शब्दों में विकार हो सकता है और कितने शब्दों में विकार नहीं हो सकता है। यहाँ ग्रामर की लैंग्वेज में विकार का मतलब परिवर्तन से है, किन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं और किन शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये इतने वर्गीकरण आपको आज की क्लास में देखने हैं। अब हम पहला शुरू करते हैं रचना के आधार पर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखते रहिएगा, मैं परिभाषा बोलते जाऊँगा सबकी। तो पहला है रचना के आधार पर, आपकी पहली हेडिंग रहेगी रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये जो शब्दों का वर्गीकरण मिलेगा आपको, ये तीन प्रकार के शब्द मिलेंगे। पहला मिलेगा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा वर्गीकरण होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, ये देखते हैं क्या। रूढ़ का मतलब कहीं भी अगर आपको मिलेगा, रूढ़ का मतलब आप समझिएगा हिंदी ग्रामर के सेंस में मैं बता रहा हूँ, रूढ़ का मतलब अकेला, मतलब उसमें कुछ चीज़ भी ना जुड़ी हो। देखिए इससे पहले आपकी हेडिंग समझिए, रचना के आधार पर। रचना मतलब किन किन चीज़ों से मिल करके कोई चीज़ बनी हुई है। देखिए शब्दों का निर्माण कैसे हो सकता है, शब्दों के निर्माण के तीन तरीके। या तो क्या हो, कोई मूल शब्द हो अकेला, उसमें क्या हो ना तो कोई उपसर्ग लगा हो ना तो प्रत्यय लगा हो। ठीक, शब्दों की रचना किससे, या तो प्रत्यय लगा सकते हैं, बाद में शुरुआत में क्या लगा सकते हैं, उपसर्ग लगा सकते हैं, या तो दो वर्ड को यानी दो शब्दों को जोड़ दिया जाए। इस तरीके से रचना आपको मिलेगी। सब जब तोड़ते होंगे या संधि चैप्टर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा जब शब्द टूटते हैं तो उसमें या तो उपसर्ग हटा देंगे या प्रत्यय हटा देंगे, कोई एक मूल शब्द बचेगा। या हो सकता है उपसर्ग प्रत्यय ना लगे हो, दो शब्द ही जुड़े हों, जैसे विद्या और आलय दो शब्द हैं, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। जैसे निर्भय शब्द है, निर्भय में निर उपसर्ग लगा हुआ है। मिठास शब्द है, मीठा मूल शब्द है, आस पीछे प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऐसे शब्दों की रचना होती है। मतलब शब्दों में क्या होगा, चार कंडीशन, या तो अकेला शब्द लिखा हुआ है जिसमें ना तो उपसर्ग ना तो प्रत्यय। दूसरी कंडीशन, या तो उपसर्ग या प्रत्यय लगा दें।
तीसरी कंडीशन है मूल शब्द में, मतलब दो मूल शब्दों को जोड़ दिया जाए आपस में। 3 कंडीशन बनती हैं और इन्हीं कंडीशन पर आपको ये तीनों चीजें समझनी है। होता क्या है, चलिए देखते हैं। रूढ़ शब्द क्या होंगे? देखो मैंने 3 कंडीशन बताई आपके सामने। या तो उपसर्ग लगा हो, ठीक, या तो क्या हो, प्रत्यय लगा हो, या तो क्या हुआ हो, दो शब्दों का योग। अब आती है बारी रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द जितने भी होंगे इसमें ना तो उपसर्ग होगा, ना प्रत्यय होगा और ना ही दो शब्दों का योग हुआ है। ठीक, ना तो क्या है, उपसर्ग लगा है, ना प्रत्यय लगा है, ना दो शब्दों का योग। परिभाषा इनकी आप लिख सकते हैं, जो शब्द अपना मूल अर्थ देते हैं इनमें ना तो उपसर्ग, ना तो प्रत्यय, ना ही दो शब्दों का योग हुआ होता है, क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम लिख सकते हैं कल, ये कल शब्द जो लिखा हुआ है, या कुर्सी लिख दिया मैंने, कुर्सी, घर, ठीक, ये सब जैसे लिखे हुए हैं। जल हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि क्या है, कल शब्द, कुर्सी शब्द, घर शब्द, जल शब्द, इसमें सब में ना तो उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, ना ही दो शब्दों का योग हुआ है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। दूसरा वर्गीकरण बनता है यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब ही है कम से कम दो चीजों से जो मिल करके बनी होगी। तो वो दो कौन हो सकते हैं? या तो उपसर्ग लग जाए, या प्रत्यय लग जाए, या दो शब्दों का योग हुआ हो। मतलब मैंने तीनों पे टिक किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीनों कंडीशन एक साथ आएंगी, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे निर्भय शब्द लिखा हुआ अभी मैंने आपको बोला, निर्भय शब्द, इसमें देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। मिठास शब्द, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। और एक शब्द मैंने अभी आपको बताया विद्यालय, इसमें विद्या और आलय दो शब्द जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो उपसर्ग या प्रत्यय या दो शब्दों का योग हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? योग रूढ़ की है। योग रूढ़ क्या है? इनकी परिभाषा आप लिखेंगे कि जो रचना की दृष्टि से तो यौगिक होते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। इसमें देखिए ऊपर वाले दोनों आ रहे हैं, योग भी आ रहा है, रूढ़ भी आ रहा है। तो ये होगा क्या? रचना की दृष्टि से यौगिक, मतलब या तो उपसर्ग, प्रत्यय या दो शब्दों का योग हुआ होगा। लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएंगे, मतलब उसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे एक शब्द है जलज, जल प्लस अज बराबर क्या बना? जलज बना। ये बन गया जलज, जल प्लस अज। अब देखो इसमें क्या है, दो शब्द, एक और दो, जल और अज दो शब्द जुड़े, तो इनकी रचना की दृष्टि से ये क्या हुए? यौगिक हुए, लेकिन विशेष अर्थ में क्या हो गए? रूढ़ हो गए। जलज शब्द देखिए क्या है? एक रूढ़ शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें उपसर्ग है, ना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, अब देखेंगे आप कि जब विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया तो ये जलज शब्द क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब बात आती है, ये पूरा समझ लिया आपने कि इनकी रचना कैसे हुई। समझते हैं अब, अगर आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी हो तो क्या करेंगे? आपने संधि पढ़ा होगा और समास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। संधि जब पढ़ते हैं तो अगर आप शब्द को नहीं तोड़ पाए, जैसे कल, कुर्सी, घर, इनको आप नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या हो गए? जिनको नहीं तोड़ पाएंगे वो रूढ़ शब्द। आप आगे मेंशन करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिनका संधि विच्छेद नहीं कर पाए वो क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। संधि विच्छेद का सेंस मेरा यहाँ पर है कि उपसर्ग, प्रत्यय और दो शब्द इनको ना अलग कर पाए। बाकी जैसे विष्णु शब्द हो गया, विष प्लस नु होता है, संधि विच्छेद हो गया, तो आप कह दो कि हाँ ये रूढ़ शब्द, मतलब रूढ़ नहीं होगा। तो इतना डीप में आपको नहीं जाना है, बस अलग क्या करना है, या तो उपसर्ग अलग कर ले जाओ या प्रत्यय या दो शब्दों को अलग कर लो, तो वो होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो रूढ़ शब्द है, और अगर ऐसा कर ले गए तो वो क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। और ये योग रूढ़ क्या होता है? आपने एक समास पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के जितने आपको उदाहरण मिल जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। दशानन, लंबोदर, गजानन, पीताम्बर, ये सारे क्या हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं।
तो ये रहा आपका रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण अब आपको देखना है तत्सम तद्भव वाला, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। हेडिंग रहेगी आपकी उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें देखेंगे शब्द हो जाते हैं। पहला जो होगा वो होगा तत्सम, दूसरा जो होगा वो होगा तद्भव, तीसरा जो होगा वो होगा देशज, चौथा जो होगा विदेशज, पांचवा जो होगा वो होगा संकर। ये इतने प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं। आप लोग आगे बढ़ा लेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इनको देखते हैं। अगर आप कुछ किताबें खोल के देखेंगे तो उसमें आपको उत्पत्ति के आधार पर कुछ किताबों में 4 भाग मिलते हैं ऊपर वाले, कुछ किताब आपको एक आध ऐसी मिल जाएंगी जिसमें 5 हैं संकर शब्द। मैं 5 को लेकर के चलता हूँ। आपसे ये रेयर है पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। एक दो बारी मैंने जरूर देखा है रचना के आधार पर पूछते हुए, तो उसमें 3 भेद ही होते हैं, चौथा किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये आपको 4 या 5 आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे। मैं 5 पकड़ के चलता हूँ। तो पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान। यहाँ उसके का अर्थ संस्कृत से है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है तत्सम कहलाएंगे। परिभाषा इनकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उनका वही रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्षेत्र, नेत्र, ठीक, आम्र, दधि, ये सब ऐसे शब्द जो मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिनका विकृत रूप हिंदी में प्रयोग हो रहा हो। अभी मैंने आपको बताया कुछ ही देर पहले, विकृत या विकार का मतलब परिवर्तन से है। तो संस्कृत भाषा के परिवर्तित शब्द जो आपको मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तद्भव में खेत बोलते हैं। नेत्र को नयन या आंख कह सकते हो, ठीक। आम्र को आम बोलते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म आपको और मिलता है। अगर कोई भाई बंधु इसमें बीच में आप इसमें पीसीएस वगैरह के एग्जाम देने के लिए बैठे हो तो उनके लिए एक टर्म मिलता है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम बात आ गई है सामने तो बताया ही दे रहे हैं। अर्ध तत्सम ये क्या होता है? मतलब ये तो ना तो तत्सम है ना तो तद्भव, उनके बीच वाली स्थिति होती है, उनको अर्ध तत्सम बोला जाता है। होते क्या हैं? जैसे 2 शब्द आपको मिले, कार्य और काज, या कर्म और कर्म, नहीं, कर्म और काम। तो इधर वाला क्या है? तद्भव है और इधर वाला इधर वाला तत्सम है और इधर वाला तद्भव। इनके बीच की स्थिति कभी कभी आप देखे होंगे कहीं पर आपको कर्म लिखा हुआ मिलता है, तो ये अर्ध तत्सम कहलाएंगे। ना तो पूरी तरीका से ये तत्सम है ना तो पूरी तरीके से तद्भव है। तो ऐसे शब्द अर्ध तत्सम की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक। ऐसे इसमें आपको कारज मिलता होगा लिखा हुआ, ठीक। तो ये होता है अर्ध तत्सम का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम, देशज शब्द देखते हैं।
अच्छा, इनकी एक ट्रिक भी होती है तत्सम और तद्भव की। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो टाइप की बना दूंगा, जिसमें आपको तत्सम और तद्भव की ट्रिक बताई जाएंगी कि क्या तरीके होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि कोई शब्द तत्सम है या तद्भव है। ये ट्रिक आपकी तब काम करेगी जब आपके दिमाग में वो शब्द ना हो जो आपके एग्जाम में आ गया। तो कैसे हम क्रैक कर सकते हैं कि तत्सम है या तद्भव है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको मिलेगा। अगला देखते हैं हम देशज शब्द। देशज क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, वो स्थानीय बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं, देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे लोटा, लाठी, पगड़ी, ये सब शब्द क्या हैं? ये देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, स्थानीय भाषाओं में। इनकी खास बात क्या है? देखा होगा आपने, कई सारे शब्द आपको ऐसे मिल जाते हैं जो यहाँ पर हम अपने स्थान पर कुछ और बोलते हैं, आप 100-150 किलोमीटर दूर चले जाइए उसको कुछ दूसरा बोलेंगे। जैसे मैं बहराइच जनपद का निवासी हूँ, यहाँ पर सांप को सांप बोलते हैं, स्नेक जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन यही बाराबंकी साइड आप निकल जाएंगे, लखनऊ की तरफ जाने लगे, तो बहुत सारे लोग सांप को कीड़ा बोलते हैं। तो ये क्या है? कीड़ा स्थानीय भाषा का शब्द है, सब लोग इसको नहीं जानते। ऐसे ही जैसे मान के चलिए, एक होता है पत्थर, पत्थर का टुकड़ा जिसको हम फेंक के मारते हैं, तो हम पत्थर का टुकड़ा बोल रहे हैं। और वही बाराबंकी साइड में जब आप निकलेंगे उसको तो गुम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुम्मा, गुम्मा बोलते हैं। इत्तेफाक से कुछ दिन मेरा रहना बाराबंकी में हुआ, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं वहाँ के जो मुझे पता चले। ये डस्टर है मेरे सामने, अगर ये गिरता है तो मैं इसको बोल दूंगा ये गिर गया, यहाँ से छूट के मेरे यहाँ नीचे गया। वही शब्द उस स्थानीय भाषा में ढनक गया बोलते हैं। जैसे बोतल रखी हुई है मेरे आगे और उसको मैं गिरा दूँ तो बोलेंगे ये ढनक गया है। तो ये होते हैं स्थानीय भाषा के शब्द जो केवल कुछ ही दूरी में वो बोले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये देशज शब्द हो जाएंगे। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज जो अन्य किसी विदेशी भाषा के हों और उनका प्रयोग हिंदी में कर रहे हों। ये अलग अलग भाषाओं के भी हो सकते हैं, जैसे अरबी के हो सकते हैं, फारसी के हो सकते हैं, जापानी के हो सकते हैं, पुर्तगाली हो सकते हैं, चीनी हो सकते हैं, जापानी शब्द हो सकते हैं। जैसे सुनामी शब्द हम हिंदी में यूज़ करते हैं लेकिन वो जापानी शब्द है। रिक्शा यूज़ करते हैं, चाय, चीनी, ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब कैसे शब्द हैं? ये चाइनीज़ वर्ड हैं, चीनी शब्द हैं। चाय पत्ती यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपको पुर्तगाली शब्द मिल जाएंगे, जैसे गमला हो गया, पिस्तौल, कनस्तर हो गया, ठीक, कमीज हो गया। ये सब शब्द क्या हैं? काजू हो गया, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे जो रोज़मर्रा में आप यूज़ करते हो, अलमारी है, चाकू है, आलपिन है, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये विदेशी शब्द हैं, हिंदी के हैं ही नहीं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आपको एक PDF मिल जाएगी उसमें, और सारे के सारे उसमें डिटेल में लिखे होंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैं भी सर से बोलूँगा कि कोई लिंक वगैरह अगर होती है तो वो लगा देंगे इसके नीचे, और आप वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF अपलोड करी मिलेगी। हो सकता है अभी तुरंत ना मिले, 1-2-4 दिन में मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द सारे डिटेल में लिखे होंगे। ध्यान रखिए, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा पूरा का पूरा। विदेशज शब्द क्या होता है? अच्छा, ये बता चुके। संकर शब्द, संकर क्या होता है? संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिल करके एक नया शब्द बने। जैसे रेलगाड़ी, जांचकर्ता, ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल करके जब एक शब्द बनाएंगे तो वो संकर शब्द कहलाएगा। उदाहरण आप लिख सकते हो, रेलगाड़ी, जांचकर्ता, डाकघर, दवाखाना, ये सब शब्द क्या हैं? संकर शब्द की कैटेगरी में आएंगे। तो एक तो ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण हो गया आपका। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर। कई किताबों में आपको अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो वर्गीकरण मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको शब्द को दो भाग में बांट दिया था, सार्थक और निरर्थक भाग में ही। तो यहाँ अर्थ के आधार पर आपको जो वर्गीकरण मिलेगा वो मिलेगा 4 प्रकार का। पहला हो जाएगा समानार्थी, दूसरा हो जाएगा विपरीतार्थी, तीसरा हो जाएगा एकार्थी और चौथा हो जाएगा अनेकार्थी। ये 4 तरीके के मिलेंगे, एक एक करके समझते हैं क्या होता है। समानार्थी शब्द ऐसे शब्द, एक से अधिक शब्द जिनके समान अर्थ हों, वो क्या कहलाएंगे? समानार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे सरोज, कमल, पंकज, नीरज, तोयज, इन सब का अर्थ क्या है? कमल है। ये समान अर्थों में यूज हो रहे हैं, तो ये समानार्थी कहलाएंगे। इनको आप पर्यायवाची समझ सकते हो, पर्यायवाची शब्द जो होता है। दूसरा जो परिभाषा लिखाने की जरूरत है नहीं पर्यायवाची की आपको। विपरीतार्थी मतलब जो उल्टा अर्थ बताने वाले होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा समझाने की आपको जरूरत है नहीं। एकार्थी शब्द क्या होता है? एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, केवल एक अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? एकार्थी। और अनेकार्थी जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ है दांत, द्विज का मतलब तिनका भी होता है। एक ही द्विज का शब्द का 3 अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये अनेकार्थी कहलाएंगे। ठीक, लेकिन जैसे मैंने एक शब्द यूज कर लिया, मान लिया जैसे लिखा हुआ है कलम, तो कलम लिखा हुआ है, तो कलम को आप क्या कहेंगे? कलम के 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक कलम आप यूज करते हैं लिखने के लिए, और एक कलम आपने सुना होगा हाथ कलम करवा देंगे, मतलब काट देंगे, 2 अर्थ में यूज हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हो अनेकार्थी। लेकिन यही अगर लिखा हुआ लेखनी, तो लेखनी एकार्थी शब्द। लेखनी मतलब ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हो, तो ये एकार्थी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एकार्थी और अनेकार्थी समझ में आया होगा। तो जिसके एक अर्थ हो, जिस शब्द के वो एकार्थी, और जिससे एक से ज़्यादा अर्थ निकले वो अनेकार्थी हो जाएगा। तो ये वर्गीकरण है आपका अर्थ के आधार पर। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द, एकार्थी मतलब जिनके एक अर्थ हों, अनेकार्थी मतलब जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होंगे। अगला वर्गीकरण आपको देखना है शब्द शक्ति के आधार पर। आप हेडिंग डालेंगे शब्द शक्ति के आधार पर, चौथा वर्गीकरण। शब्द शक्ति के आधार पर ये आपको 3 तरीके के मिलेंगे। एक हो जाएगा अभिधा, ये भा है, बिगाड़ देते हैं। अभिधा, दूसरा हो जाएगा लक्षणा, और तीसरा हो जाएगा व्यंजना। पहले हम इन 2 को समझाएंगे, अभिधा और लक्षणा को। कई बार ऐसा होता है जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय हमारे मुंह से कुछ निकलता है, हम कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्टली जब हम बोल रहे हैं उसका मतलब वो नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बताया, अपने दोस्त को हम शेर बोल दें कि वह शेर है, हो सकता है हम उसको झाड़ पे चढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तारीफ में बोल रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा कि मतलब वहाँ पर देखा होगा आपने कि उस शेर शब्द का मतलब शेर से नहीं बहादुर से है। और जब जंगल गए या चिड़ियाघर गए, वहाँ मैंने देखा और कहा वह शेर है, वहाँ पर शेर का मतलब शेर से निकलता है। तो 2 चीज़ें निकलती हैं। कई बार हम जब कुछ शब्द बोल रहे हैं या कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसका एक डायरेक्ट अर्थ निकलता है और दूसरा इनडायरेक्ट अर्थ निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा एक ही वाक्य, वह पागल है या तुम पागल हो, ये जब मैं अपने दोस्त को बोलूँगा
तो उसका मतलब मैं उसकी हरकतों के बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी हरकतें पागलों वाली हैं। पागल है नहीं वो एक्चुअल में। लेकिन यही लाइन अगर कोई एक डॉक्टर बोल दे कि तुम पागल हो, अपने पेशेंट से बोल दे, तो इसका मतलब वो वाकई में पागल है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो एक ही सेंटेंस है, एक वही शब्द यूज हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के बोलने पर अलग अर्थ निकल रहा है और दोस्त के बोलने पर अलग अर्थ निकल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब शब्द अपना मूल अर्थ देते हैं, जब शब्द अपना मूल अर्थ देंगे तो वह अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसे डॉक्टर ने बोला कि तुम पागल हो, इसका मतलब इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, मतलब, और इसका भाव जो होता है वो वाच्यार्थ होता है। वाच्यार्थ का मतलब, वाच्यार्थ मतलब जो वाच्य है, मतलब मेरे द्वारा कही गई बात है वही अर्थ निकले, तो वो अभिधा। लक्षणा क्या है? जब उसका दूसरा मीनिंग निकल जाए, जब अभिधा क्या हो, अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाए, या आप कह सकते हो जब मूल अर्थ ना दे करके उसका कोई एज अ विशेषण यूज किया जाए। जैसे मेरा एक छोटा भतीजा है, छोटा सा है अभी, मैं उसको बोल दूं कि वह बंदर है, तो इसका मतलब वो बंदर नहीं है, उसकी हरकतें बंदरों जैसी हैं, मतलब वो शरारत ज्यादा करता है। तो यहां पर बंदर अपना मूल अर्थ नहीं दे रहा, हरकतें बता रहा है, एक विशेषण के तौर पर गुण बता रहा है, तो वो लक्षणा हो जाएगा। इसका जो भाव होता है वो लक्ष्यार्थ होता है, मतलब लक्षण क्या है उसके। तो लक्षणा का यूज विशेषण के तौर पर होता है और अभिधा अपना मूल अर्थ देती है। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब शब्दों का मूल अर्थ या वास्तविक अर्थ लिया जाए वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है और इसका भाव वाच्यार्थ होता है। उदाहरण के लिए, वह शेर है और आप उसको लिखें आगे ब्रैकेट में कि जंगल वाले शेर की बात कर रहे हैं, या जिसके 4 पैर होते हैं, बड़े बड़े बाल, जो दहाड़ता है। और अगर यही लक्षणा शब्द शक्ति यूज हो रही हो और मैं कहूं महाराणा प्रताप शेर थे, तो यहां शेर का मतलब बहादुर से है और ये शेर शब्द विशेषण का काम कर रहा है। परिभाषा अगर इसकी आप लिखना चाहो तो लिखोगे कि जब अभिधा अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाए और शब्दों का वास्तविक अर्थ ना लेकर के उसको विशेषण के तौर पर यूज करे, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। तीसरा आता है व्यंजना। व्यंजना क्या होता है? कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि एक ही बात का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। रिश्तेदारी में या कहीं पर आप जब 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो, वहां पर ये चीज ज्यादा घटित होती। मैंने कुछ बोल दिया तो पापा ने कुछ दूसरा समझ लिया, मम्मी ने दूसरा, भैया ने दूसरा, भाभी ने दूसरा समझ लिया। ये क्या होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे मैं कहूं कि शाम हो गई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शाम हो गई है। शाम हो गई है तो इसका मतलब देखो, सिंपल सा तो एक ही बात है कि शाम हो गई, लेकिन इसके अर्थ कौन कौन निकालेंगे? जैसे घर में मैं ये बात बोलूं तो मम्मी को क्या समझ में आएगा कि खाना बनाने का समय हो गया, भाई व्यवस्था करो खाना बनाने की, रात का खाना बनाना है। या हो सकता है अगर वो किसी पूजा कार्य में वो उसको रेगुलर करती हैं पूजा शाम वाली, तो उसका समय हो गया है। या बहुत लोग दीपक जलाते हैं घर में, या उसको स्थानीय भाषाओं में बोलते हैं चिराग बत्ती, तो चिराग बत्ती का समय हो गया। अगर मान लिया मैं हूं तो मेरे दिमाग में आएगा कि पढ़ाने जाने का टाइम हो गया है, या मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना है, या किसी काम से निकलना है। पापा के दिमाग में आएगा कि वो शाम को लौट के आए हैं, उनको व्यायाम करना है, या हो सकता है कोई दवा यूज करते हो, वो दवा लेने का समय हो गया है। बाबा दादी अगर होते हैं तो वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे कि शाम को उनको दवा लेने का समय है या उनके व्यायाम करने का समय है। एक जो विद्यार्थी होगा वो अपना अलग अर्थ निकालेगा, खेल बंद करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो ये एक ही शब्द के सुनने वाले अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो ये जो शब्द शक्ति कहलाती है, ये व्यंजना होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बात का मतलब सुनने वाला या पढ़ने वाला अलग अलग अपने अपने तरीके से निकाले, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये हो गया आपका शब्द शक्ति के आधार पर वर्गीकरण।
लास्ट वर्गीकरण इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है विकार के आधार पर। 5वां वर्गीकरण है विकार के आधार पर। इसमें आप देखेंगे शब्द होंगे 2 तरीके के। पहला हो जाएगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। इसको अगर मैं थोड़ा इस तरीके से लिखूं तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा समझाने में। 2 तरीके के, पहला हो गया विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। ये शब्द कई बार मैंने अभी इसी क्लास में यूज किया। विकार का मतलब परिवर्तन से होगा, तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो वो क्या कहलाएंगे? विकारी, और जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएंगे? अविकारी। अब बात आती है परिवर्तन होगा किस में या नहीं होगा तो किस में नहीं होगा। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, लिंग, वचन, कारक। ये 3 हैं। इन तीनों में से किसी न किसी एक में या 2 में या हो सकता है तीनों में। अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है तो वो विकारी है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या है? अविकारी है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि तीनों में हो। अगर एक में भी हो गया तो वो विकारी के अंतर्गत ही आएगा। अब विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया, चौथा होता है विशेषण। यही जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो 8 वही हैं। और विकारी क्या अविकारी क्या होते हैं? अविकारी जिनमें वचन, लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी कौन कौन से हो जाएंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा हो जाएगा विस्मय बोधक अव्यय। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोनों, विकारी 4 और अविकारी भी 4। तो इधर वाले इन 4 शब्दों के लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन हो सकता है और इन 4 में नहीं होगा। एक एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। संज्ञा शब्द है, जैसे संज्ञा शब्द हो गया सुंदर। क्या है? सुंदर तो विशेषण हो जाएगा। जैसे लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है। इसका लिंग बदलिए, लड़की हो जाएगा, वचन बदलिए, लड़के हो जाएगा, और कारक बदलिए तो लड़के ने लड़के से, लड़के को लड़के के द्वारा, ऐसे हो जाएगा। तो लिंग, वचन और कारक तीनों बदल रहे हैं। सर्वनाम देखिए, जैसे वह लिखा हुआ है, सर्वनाम का लिंग, एक ध्यान रखना बात, सर्वनाम के लिंग में परिवर्तन नहीं होता है हिंदी में। ठीक, वह शब्द लड़की के लिए भी यूज किया जाएगा, लड़के के लिए भी यूज किया जाएगा। तो इसका वचन बदल जाएगा, वह का बहुवचन वह हो जाएगा। कारक बदलेंगे, उसने, उसको, उसके द्वारा, ऐसे हो जाएगा। क्रिया शब्द जैसे जाना क्या है? क्रिया है। लिंग बदल देंगे, जाता, जाति, लिंग चेंज होते हैं। वचन जाता, जाते, वचन भी बदल रहे हैं, कारक नहीं बदलेगा इसका। ऐसे ही विशेषण शब्द जैसे सुंदर है, लिंग बदल दीजिए, सुंदरी हो जाएगा, लिंग बदल रहा है। ऐसे ही अब आते हैं क्रिया विशेषण, जैसे तेज शब्द क्या है? ज्यादातर क्रिया विशेषण में यूज होता है, लेकिन इसका लिंग बदलें, तेज का तेजी नहीं हो पाएगा, गलत है। ऐसे ही वचन तेजों, ये भी गलत है। कारक तेज ने, तेज को, तेज से, ये भी नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब इसमें तीनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, ही संबंध बोधक अव्यय हो गया, जैसे ऊपर, ये संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो। इसका जेंडर चेंज करो, नहीं होगा। वचन नहीं बदलेगा, कारक भी नहीं बदलेगा। ऐसे ही समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे और हो गया,
और का स्त्रीलिंग औरी नहीं हो सकता, पुल्लिंग तो ये एक ही में यूज होता है। वचन जैसे औरों शब्द बोल देते हैं लेकिन वो और का बहुवचन नहीं है, कारक भी नहीं बदलेगा, और ने, और को, और से, और के द्वारा। ऐसे ही विस्मय बोधक अव्यय जैसे अरे, ये क्या है, विस्मय बोधक अव्यय, आप इसका भी लिंग वचन कारक चेंज करके देखिए, ये भी नहीं होगा। तो इधर वाले तीन जो है पार्ट्स ऑफ चार पार्ट्स ऑफ स्पीच वो बदल जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये चार बदल जाते हैं। इधर वाले चार एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही 8 हैं। चार क्या होंगे, विकारी, चार अविकारी। ध्यान रखना अविकारी वाले को हम अव्यय भी कहते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, वो 4 यही हैं। तो ये था आपका लास्ट वाला वर्गीकरण। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपके लिए शुरू करेंगे। आपको ये 8 चैप्टर एक बार पढ़ने हैं, केवल और केवल किस चीज़ के लिए, जो आपको वाक्य संशोधन देखना है कि वाक्य में गलतियां कहाँ हैं। तो भाई वाक्य क्या होता है, वाक्य इन्हीं 8 भागों से मिलकर के बना होता है, और अगर हमें देखना है कि वाक्य के किस भाग में गलती है तो किस भाग में कौन से नियम, कायदे, कानून लगते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इन 8 चैप्टर में हम ये कहने के लिए खाली 8 हैं, संज्ञा में आपको 3 चैप्टर और लिंग वचन कारक पढ़ना होता है, क्रिया में आपको काल और वाच्य पढ़ना होता है। तो 8, 5, 13 चैप्टर लगभग आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो यहाँ से अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू हो जाएगी, संज्ञा चैप्टर से। ये था पूरा आपका शब्दों का वर्गीकरण। इसकी जो फैक्चुअल जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो फैक्ट हैं इसके या जो शब्दकोश होगा वो आपको कुछ ही दिनों में टेलीग्राम पर PDF के रूप में मिल जाएगी। तो आप फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको आप ज़रूर कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियरली आपको एकदम बता दूंगा कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए, थैंक यू।